क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूं। मुझे अगर आपसे प्रेम मिलेगा तो बहुत शानदार तरीके की बातचीत आपके साथ कर पाएंगे। तो प्रेम देने के लिए तैयार है? यस। लेकिन बहुत सारे साथी बोल रहे काहे देंगे। आप तो पहले इंजेक्शन लगवा दिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, हम सब लोग जहां भी हैं, जिस जगह पे प्रेम जिसको भी करते हैं तो मोल चुकता करना पड़ता है। यस और नो? परिवार को प्रेम करते हैं तो क्या लगता है, उसमें मोल लगता है कि नहीं लगता? हाँ। तो प्रेम जहां भी है वहां मोल तो देना पड़ेगा। तो एक बार मोल को हटाइए, प्रेम में आ जाइए और सभी लोग एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आज हम लोग की जिंदगी बदलने वाली है। तैयार हैं? यस। दोस्तों, छोटा सा एक परिचय है, उसके साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे। नाचीज को आरके झा रिंकू बोलते हैं, पूरा नाम रिंकू कुमार झा लिखता हूं मैं झारखंड से ही हूं, इसी बोकारो से ही हूं। और बोकारो सिटी में एक छोटे से जगह पे मेरा जन्म हुआ। वो चास में एक कॉलोनी है, मोहल्ला है, भोजपुर कॉलोनी बोलते हैं उसको। वहां पे मैं जन्म लिया। हमारे पिताजी इसी बोकारो सिटी प्लांट के भीतर में जॉब किया करते थे। दोस्तों, मुझे पूरा याद है, हमारी प्राइमरी स्कूल तक की जो पढ़ाई लिखाई हुई है, जब मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करता था तो मेरे पांव में जूता चप्पल नहीं हुआ करता था। अब आप कहेंगे कि सर, बोकारो सिटी प्लांट में जॉब करते थे आपके पापा और प्राइमरी स्कूल तक आपके पांव में जूता चप्पल नहीं आता था, ये बात समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे परिवार में जिस समय हमारे पिताजी जॉब करते थे, ज्वाइंट फैमिली का पूरा कल्चर था, सिस्टम था। और हमारे पिताजी सबसे छोटे भाई और 4 भाई का परिवार और भी गांव में, जिस कारण उन लोगों के परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पिताजी के ऊपर में था। तो गाड़ी कमाई परिवार के परवरिश में लग रहा था। बड़ी संघर्ष रहा हम सब लोग के जिंदगी में। जब मैं हाई स्कूल के भीतर में गया तो यूनिफॉर्म का प्रॉब्लम। जब मैं कॉलेज के जमाने में गया दोस्तों, तो मुझे पूरा याद है कि सेक्टर 12D शायद 5 किलोमीटर होता होगा हमारे यहां से। वहां पे जाके मैंने पैदल यात्रा किया, कोई साइकिल भी नहीं हुआ करता था, अप एंड डाउन। और गर्मी के दिन में कैसा आनंद झारखंड में आता है वो तो आप लोग को आनंद मालूम है। यस और नो? मेरे बगल से जब कोई मेरा ही सहपाठी जब रेंजर साइकिल लेके निकलता था तो लगता था कि ये क्या जीवन है इसका, क्या मेरा जिंदगी। लगता था कि जैसे कीड़ा मकोड़ा के जिंदगी में हम जी रहे हैं, ऐसी मनोवृत्ति हो जाती थी, खराब लगता था। और सोचते सोचते आगे बढ़ते थे। फिर मन के भीतर में एक बात आती थी कि ये कैसे अमीर बन जाते हैं लोग, कैसे इनके पास में रेंजर साइकिल हो जाती है, कैसे बाइक हो जाता है, कैसे कार खरीदते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड सर्किल में बात करता था, बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सभी का फ्री एडवाइस, नौकरी कर ले। यस और नो? मैं जब पड़ोसी को पूछते थे अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री एडवाइस, नौकरी कर ले। जब रिश्तेदार को पूछते थे अमीर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां भी वही एडवाइस, नौकरी कर ले। माइंड सेटअप हो गया, नौकरी करना है। यस और नो? पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया। 1996 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने बहुत सारे परीक्षाएं दिया पूरे भारत में घूम घूम के। दोस्त, जहां भी गया सभी ने कहा तैयारी और बढ़ाई। जहां भी गया, जिस भी स्टेट में, सबने यही बात कहा, तैयारी और बढ़ाइए। लास्ट परीक्षा देने के लिए मैं गया हुआ था कोलकाता में, सोदपुर में, गैंगमैन खलासी का। और वो परीक्षा देके जब मैं आ रहा था तो जून का महीना 30 तारीख, और बड़ा तकलीफ से पानी का एक बोतल खरीद के मैंने गाड़ी में चढ़ाया था अपने आप को। तो पानी का बोतल मुंह में पीते हुए वो ट्रैकमैन का काम करते हुए इंसानों को देखा 30 जून को। मुझे वो पानी का, ठंडा पानी भी गर्म लगने लगा। बोला रिंकू झा, तू अगर ये नौकरी ले भी लेगा तो तेरा हाल क्या होगा जानता है। और मन ही मन एक बात सोचा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे अगर सेलेक्ट किया है कोई नौकरी कराने के लिए तो ये मेरा लास्ट है, मिल जाना चाहिए। और अगर उसने नहीं प्लान किया है तो मैं दूसरा कुछ रास्ता ढूंढूंगा।
दोस्तों इस बार भी मेरे साथ ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद रहा, परीक्षा में फेल हो गए। अब दोस्त जीवन के सारे लोगों का ओपिनियन, सारे लोगों का विचार कि अमीर बनना और सक्सेस बनना है तो नौकरी करना पड़ेगा। मेरे जीवन से नौकरी खत्म। अब मैं सोचा क्या करूं, तो सभी के सामने जाके बोलते थे स्टार्टअप करना है, कुछ नया करना है, अलग करना है। सब लोग बोलते थे कि शायद परीक्षा में पास नहीं हुआ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब धीरे धीरे ऐसी हालात बनी कि वास्तव में मैं डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। थोड़ा थोड़ा दिन सबके यहाँ घूमने लग गया, घर पे रहने का मन नहीं करता था। उसी दौरान दोस्तों एक बार जब मैं घर पे गया तो देखा कि घर का वातावरण बड़ी खुशनुमा है। तो मैंने भाभी को जाके पूछा क्या हो गया, तो भाभी जी ने कहा कि आपकी शादी फाइनल हो गई। आपकी बोले तो मेरी। तो ये बात सुनने के बाद होश आया। मेरी उम्र 20 साल की थी जिस समय बात मैंने सुना था। बेरोजगार लड़का, नौकरी की परीक्षा देने जाने से पहले पिताजी से गाली सुन के पैसा मिलता था। इस बार भी पैसा बर्बादी हो मेरा, ले यही बात होता था, इस बार भी मेरा पैसा बर्बादी होगा, लेकिन ले। आप सोचे कि घरवाली से मुलाकात करने जाने के लिए कितना गाली सुनना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करना। भाभी जी ने कहा फाइनल हो गया है। मैंने कहा किसने फाइनल किया, तो आपके चाचा ने। मैं अपने चाचा के पास गया, बड़ी प्यार करता था उनको। मैंने सोचा मना लेंगे उनको, लेकिन वो भी जिद पे खड़े थे। मैंने कहा चाचा जी आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा मेरा 14 में हुआ था, तू 20 का हो गया। मैंने कहा कि आपका टाइम कुछ और था, हमारे टाइम में आते आते वाइफ के बहुत सारे डिमांड हो जाएंगे। चाचा जी ने फिर जवाब दिया, मैं शादी के 6 महीने बाद कमाने गया था, तू 7 दिन बाद चला था। क्लियर सर? अंतोगतवा माने नहीं। उन्होंने कहा कि अगर तू मेरे मर्जी से आज शादी करेगा तो तेरा चाचा तेरे शादी में जाएगा, और आज के बाद कभी भी शादी करेगा तो तेरा चाचा तेरे शादी में नहीं जाएगा। अब ये सारा धमकी सुनने के बाद मन ही मन बहुत मुश्किल में पड़ गए, लेकिन सुबह होकर डिसीजन लेना पड़ा कि मन ना करे तो भी शादी करना है। शादी हो गई, ससुराल में गया। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ बाइकास्ट मैथिल ब्राह्मण, वहां पे क्या होता है कि शादी के बाद 1.25 महीना ससुराल में रुकने का नियम है। लेकिन अब लोग 1.25 महीना रुकते नहीं हैं, अब 7 दिन में काम चल जाता है, 15 दिन में, लेकिन 7 दिन से पहले नहीं आते। और 5 दिन तो कितना भी आप एसपी साहब क्यों ना हो तो भी रुकना पड़ेगा, मतलब चौठारी होने के बाद जाना है। हाँ, आज भी 4 दिन तो आप हिल नहीं सकते ससुराल से, ये नियम है बाप, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री। अब मेरे पास तो कोई काम धंधा था नहीं, तो हम 1.25 महीना रहे। अब ससुराल में मतलब मैं जैसे झारखंड से, मैं बिहार से ही हूँ लेकिन झारखंड में परवरिश हुआ तो मैं झारखंड बोलता हूँ। वैसे मेरी वाइफ जो है वो बिहार से ही, समस्तीपुर से, लेकिन वो लोग रही बंगाल में। तो वहीं पे थे। बंगाल का मीट मछली बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा मिलने लग गया, टीवी भी कलर मिलने लग गया, अच्छा मन लगने लगा। पहले तो लग रहा था कि शादी बड़ी खराब चीज है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये बड़ी आनंद का चीज है। अभी वाइफ से दोस्ती हुआ था। वाइफ को मैंने बोला कि देखिए जी, मैं तो बेरोजगार, शादी में तो मुंह दिखाई जो होता है ना, उसमें भी गुलाब का फूल तक नहीं दे पाए। वो क्या देंगे, वो तो कुछ था ही नहीं, देंगे क्या? तो मैंने कहा आज तो कोई सपने आपके पूरे नहीं कर पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बंदा कुछ न कुछ करेगा। तो जिस दिन कुछ करेगा उस दिन मेरे से आप क्या चाहते हैं? तो पत्नी आज से बड़ी सिंपल लगती थी मुझे देखने में, लेकिन जैसे ही मैंने लड़की को छेड़ा, ये मैंने सही कहावत आपको मेरे ऊपर लागू हो गया कि लड़कों से 1 लाख गुना ज्यादा सपने मतलब लड़की के होते हैं। यस और नो? तो पत्नी को जैसे ही मैंने कहा कि अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो मेरे से क्या चाहत है आपकी, तो कहा एक छोटा सा सपना है। सुनना चाहेंगे? हाँ, सुनना चाहेंगे पीछे तक? मैंने कहा बताइए छोटा सा सपना क्या है? तो कहा कि मेरे रूम में कुछ दिख रहा है। तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन साहब का बुढ़ापे से लेके जवानी तक का फोटो लगा हुआ। मैंने कहा अमिताभ बच्चन साहब, तो पत्नी ने कहा छोटा सा सपना है, हकीकत में इनको छूना है।
हकीकत में छूना है रिश्ता है। ध्यान दीजिएगा बातों को, हकीकत में इसको छूना है। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बड़ी दिल से बताना चाहता हूं। यह घटना जिस समय घटा मेरे अंदर की पुरुषार्थ को चोट लगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक किसी के आत्मा को चोट नहीं पहुंचता ना, निर्माण नहीं होता। ये बात 100%। जब एक पुरुषार्थ की आत्मा को चोट पहुंची है, वो चाहे जिस भी रूप में हो, जब एक इंसान को आत्मा में चोट पहुंची है, निर्माण उसी समय हुआ है। ये सब लो। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपसे, वो पत्नी की वो बात मुझे लग गई और मैंने उस समय कह दिया तथास्तु, शंकर भगवान पर होगा। और मैंने कहा कब होगा ये पता नहीं, लेकिन होगा। अब विदाई का टाइम था, वाइफ को छोड़ के जा रहे थे, तो बगल में मोटा सा ड्रेन था, नाला। तो सोच रहे थे कि देख रिंकू जा, अभी में मौका है, डूब के मर दे। दूसरा मन कह रहा था कि बोल दिया तो बोल दिया, कुछ करना पड़ेगा। यही जहदोजहद में जिंदगी चल रही थी। अचानक से फिर ससुराल में, क्योंकि बेरोजगार लड़का 15 दिन घर 15 दिन ससुराल, समझ रहे ना। 3 साल कब जिंदगी के बीत गए पता नहीं चला। सन 2004 का गर्मी का महीना, मई महीना में मुझे मेरे अपलाइन, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हाथ ताली हो मिस्टर अजय पाठक, उनके थ्रू बताया गया कि झाजी एक बिजनेस है, करेंगे। मैंने कहा कि बिजनेस करने के लिए तो पैसा लगता है, मेरे पास तो पैसा है नहीं। उन्होंने कहा कि आप पैसा नहीं लगता, आप अगर करने के लिए तैयार हैं तो ये आपको आराम से हो जाएगा। मैंने कहा तो ज्वाइन कराइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, प्रजापति भवन में 16 तारीख को आना पड़ेगा, एक्सपर्ट आ रहे हैं वो बताएंगे। ये सब नो। मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद जैसे ही मीटिंग में घुसते हैं तो मेरी एंट्री और यहाँ एक्सपर्ट का इंट्रोडक्शन, और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मैं 3 बार फेल होने के बाद मैट्रिक में पास हुआ, सॉरी इंटर में पास हुआ। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, 3 बार इंटर फेल वाला हमको समझाए। आधा घंटा तो वो बोलते रहे और हम सुने ही नहीं। एक ईगो काम करता ना सबका भैया। हम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट और 3 बार इंटर फेल, और ये एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। आधा घंटा बाद उन्होंने एक बात जब कहा तो मेरे को होश आया। उन्होंने कहा कि आप अपने मर्जी से इस वेन्यू में नहीं आए, आपको ऊपर वाले ने भेजा। और एक बात याद रखिए, आज आपका डिसीजन लेना ना लेना ये भी आपकी मर्जी नहीं है, ये भी ऊपर वाले की मर्जी है। मुझे थोड़ा कनेक्टिविटी मिली। फिर उन्होंने कहा मेरे आगे के 1.5 घंटे जो लोग यहाँ बैठ के समझ जाएंगे वो मेरे जगह पे 50,000 महीने के इनकम पे, और जो नहीं समझेंगे वो जहां है वही रहेंगे। मुझे लगा कि कोई आदमी मुझे नहीं कह रहा। मैं सीरियस हुआ दोस्तों। 1.5 घंटे की बातचीत चली। मुझे लगा किसी को नहीं बोला जा रहा, मुझे ही बोला जा रहा। किसी के लिए बिजनेस नहीं है, मेरे लिए बिजनेस है। 1.5 घंटे बाद मेरी अंदर की जो हालात थी इस लेवल पे मैं देखा भी नहीं। मैं डायरेक्टली स्टेज की तरफ गया और उनसे हाथ मिलाया और कहा कि सर मुझे आपके जैसा बनना है। पर वो कोई और नहीं, हम सब लोग के मदर अपलाइन मिस्टर आनंद मिश्रा जी थे। उन्होंने उस तरीके के एक्साइटमेंट में कितने सारे हाथ मिलाए होंगे, हाथ में हाथ डाल के बोले कि अगर टिक गए तो मेरे जैसा बन सकते हैं। मुझे आज भी वो लाइन याद है। मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया कि मुझे टिकना है। दोस्त मैं गया अजय पाठक सर के पास, बोला ज्वाइन कराइए। बोले 1500 दो। कहानी बड़ा अजीब है हमारे साथ में, समझ रहे ना बातचीत को। सन 2004 का टाइम, 1500 रुपए शायद मेरे किडनी को भी कोई देने के लिए तैयार ना होता। अब 1500 आए कहां से। लेकिन अगर आपकी आत्मा, आपकी इच्छाएं किसी चीज के लिए अगर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है दोस्त, तो जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो जाता है। हाँ या ना सर। मेरा जो शादी हुआ था ना, तो शादी कराने वाला जो मेरा मीडिएटर था वो बड़ा भले आदमी था बेचारा। उसने क्या किया जानते हैं, मेरा शादी झूठ बोल के फाइनल कराया। लड़की के पिताजी ने पूछा लड़का क्या करता है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। लड़का जिसे शादी होना है क्या करता है,
बोला लड़का के बारे में तो पूछिए नहीं। बोला नहीं पूछना तो पड़ेगा भाई, बेटी का शादी देना है। बोला उसकी काबिलियत और क्वालिटी के बारे में जितना कहेंगे कम होगा। तो हमारे ससुर जी बोले बताइए फिर भी। बोला इतना काबिलियत है कि 50 को नौकरी लात मार चुका है। अरे काहे? तो बोल रहा है कलेक्टर जब तक नहीं बनेगा तब तक नौकरी ये नहीं करेगा। हाई लेवल का प्रमोशन, अब इतना प्रमोशन हो तो लड़की वाले के पिताजी का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब बोला अच्छा ठीक 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 ठीक। लड़का के पिताजी क्या करते हैं? तो लड़का के पिताजी वो कार सिटी प्लांट का नाम सुने हैं? हाँ उसी को चलवाते हैं। अब इस लेवल का हाई लेवल प्रमोशन हमारे पिताजी के पास सेकेंड हैंड साइकिल और मेरे ससुराल में एम्बेसडर कार, ये डिफरेंस में शादी हो गया। ससुराल में सब कुछ था। पत्नी के पास जाके बोले वो मोटिवेशन काम आया, मिश्रा सर वाला। पत्नी को जाके बोले अमिताभ बच्चन से मिलना, बोली हाँ। हम बोले 1500 दो तो मिला। पत्नी ने कहा सही में? हम बोले 1,00,000% सही। अब लग ही नहीं रहा था कि कल से जुगाड़ होगा। पत्नी भी कोई काम धंधा करती नहीं थी, वो अपने छोटे भाई के पास गई, यानी उससे बड़े लेकिन सबसे छोटे, और उनको जाके बोला कि आपके जीजाजी को एक काम करना है, 1500 रुपए का जरूरत है, बोल रहे हैं पैसा आने से रिटर्न कर देंगे। 3 मिनट का वक्त लगा, 1500 रुपया मेरा साला निकाल के दे दी। हम बाद में सोचे कि इतना जल्दी डिसीजन लिया कि तब समझ में आया कि इसके यहाँ 15 दिन तो महीना में रहते हैं, हिसाब लगाया होगा कि 15 दिन में तो एक मटन चिकन 5000 का खा ही जाता है, 1500 में जान छोड़ा है तो दो। क्लियर सर? अब 1500 रुपए लेके मैंने आपसे की शुरुआत करी। हमारे अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ। हम बोले क्या है? और लोगों को लाना इस बिजनेस में। हम बोले ऐसे ही चुटकी बजा के लाना, आपको पता नहीं आप किसको लाए हैं बिजनेस में। अब वो तो खुश, चाहा कोई आदमी बोल रहा लिस्ट नहीं बनाएंगे, चुटकी बजा के ला देंगे। तो खोज रहे हैं, बोले कहां चलना होगा? चल दिए, जहां चलना है चलिए हम ज्वाइन करा दें। बोला 2 को लाना है। हम बोले हम 200 को ला देंगे, आप 2 का लाने का बात कर रहे। वो कारों में आए। एक मेरा ऐसा दोस्त जो बोलता था तेरे लिए गोली मार देंगे किसी को, उसी के पास सबसे पहले मेरा तुमको अगर जरूरत हो तो हम गोली चला देंगे। वैसे दोस्त के पास आए, बोले आरसीएम कर, बोला इसको छोड़ के। उस दोस्त के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 7 बार देखे थे। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि सर आप बताने क्या आए थे, बिजनेस का स्टोरी यहां से आरसीएम निकलेगा। यस और नो सर? यस। उसके साथ 7 बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखे थे। और मैं हमेशा फिल्म के भीतर से कुछ ना कुछ डायलॉग को हमेशा देते थे, रिसीव करते थे। आप लोग भूल गए होंगे, मुझे याद है। सिमरन की मां ने कहा शाहरुख खान को, बेटा तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे प्यार को समझने वाले नहीं है, इसको लेके जाके भाग के शादी कर ले। उसने बहुत अच्छा एक डायलॉग दिया था कि देखिए माँ जी वो करना होता तो कब के कर लेते। यस और नो? मुझे पता है कि कोई इंसान जब कोई सही काम करने के लिए जाता है ना तो उसको बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, लोग उसके साथ नहीं देते, उसकी अपनी एनर्जी भी उसके साथ नहीं होती है, और वही गलत करने जाता है तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। मुझे लगा कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, यही दोस्त वही सिनेमा दिखाया था। अब देखिए चेक कैसे हुआ। हम बोले दोस्त आज तो मूड खराब हो गया। तो बोला बोल क्या करें? हम बोले सिनेमा देखा। बोला चल। हम बोले पैसा नहीं है। तो बोला तू दिया कब था? उस दिन लास्ट सिनेमा उसके साथ देखे और मनी मने कसम खाया कि अब करेंगे तो आरसीएम ही करेंगे। यस और नो सर? सन 2004 का वो टाइम, डिसीजन लिया कि अब आरसीएम ही करेंगे, चाहे दुनिया की इधर से उधर हो जाए। 256 रुपए महीने की इनकम से इस आरसीएम की शुरुआत करी। और दोस्त आरसीएम वेदर्स में सन 2021 में मार्च महीने में स्टारू भी गए। 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 4,11,000 रुपए भारत सरकार को। बात यहाँ ये नहीं है सर कि आप कौन बैठे हैं, बात ये भी नहीं है आप कितना जानते हैं, बात ये है कि क्या आप समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आज मैं अपनी टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर में आज आपके साथ बात करना चाहता हूं, और मेरे मीटिंग में घंटा मत देखिएगा, हम खत्म करेंगे तो चले जाइएगा।
हाँ या ना सर? मेनू का कोई लिमिटेशन तो नहीं? नहीं ना, ट्रेन भी मेरा शाम को हम डायरेक्ट पकड़े, बैगेज है, कोई दिक्कत नहीं। दरभंगा जाना है। आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? सही में? तो प्रोग्राम स्टार्ट करें? दोस्तों हम सब लोग अभी हम सब लोग सर अभी यहाँ पे जो पॉइंट पे बातचीत करने वाले हैं आपके बीच में, तैयार सर? रेडी सर? हम सभी लोग अभी जो यहाँ हम लिखेंगे, कुछ लिखाएगा। समझेंगे। म्यूजिक बजा दीजिए, थोड़ा म्यूजिक बजा ऐसा जो मुझ में नहीं कर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले। कैसी चाहे जिंदगी खुद आंखों से देख ले। थैंक यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम। दोस्तों अब हम सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जैसे मेरी कहानी आप सब लोग के बीच में बनी, वैसे ही हो सकती है यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे आए होंगे जो आज डिसीजन लेने वाले हैं, जो निर्णय लेने वाले हैं, ये बिजनेस में अपने को रिकॉर्ड बनाना है। यस और नो सर? यस। एक बार मैं अगेन देखना चाहता हूँ, मेरे से पहली बार कितने साथी ऐसे हैं जो मुलाकात कर रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत बड़ी तादाद है सर। एक बार मैं आप सभी साथी का वेलकम करना चाहता हूँ सर। जोरदार दोस्तों हम सब लोग जब यहाँ पे आए हैं तो हम सब लोग के पास में माइंड के भीतर में, मन के भीतर में हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत चल रही हो और वो बातचीत जो चलेगी वो माइंड में रहेगा कि सर आप जो कंसेप्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं वो कंसेप्ट क्या है, कैसे करना है इसको, क्यों करना है इसको, क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हम सब लोग के माइंड में रहता है। यस और नो सर? और इसी का आंसर, इसी का जवाब आप हमेशा कहीं ना कहीं से ढूंढते रहते हैं, जिसका जवाब मैं आज आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। क्या आप लोग रेडी हैं सर? सभी चाहते? दोस्तों सबसे पहली बातचीत आज समझना है कि सर हम जो सब्जेक्ट पे बात करेंगे आपके बीच में, यह है एक बदलाव, यह है परिवर्तन। और परिवर्तन दोस्तों दुनिया का एक नियम है कि होके रहेगा, आप और हम माने ना माने। यस और नो सर? हाँ या ना सर? अब दोस्त अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करूंगा सबसे पहले आपके बीच में, वो ये है कि हम परिवर्तन तो बहुत सेक्टर में देखते हैं, लेकिन दोस्त पैसे कमाने के जो सेक्टर है वहां भारत में अभी के समय में कौन कौन सा काम चल रहा है जिससे हम पैसे कमा रहे हैं? दोस्तों अभी खेती-बाड़ी है, नौकरी है, बिजनेस है, या कोई ना कोई प्रोफेशनल काम करके हम अपने परिवार के जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दोस्त आज के डेट में अगर हम बात करें आपको, तो ये जितने भी तरीके हैं
ये सारे के सारे तरीके में कहीं ना कहीं हम सब लोग सर डेंजर जोन में प्रवेश कर चुके हैं। फार्मिंग के भीतर में भी सर अगर आप जाके देखें महाराष्ट्र में तो एसी लगा के खेती हो रहा है, जाके चेक करके आइए। एक पूरा सेटअप लगा के वहां खेती की जा रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़ा टफ टाइम है लोगों के लिए। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं दोस्त तो आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट गांव-गांव में लोगों को डिलीवरी पहुंचा रहा है और छोटी दुकान आज बंदी के कगार पे है। यस और नो सर? Yes. अगर जॉब की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में सर अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम लोगों ने देखा कि रॉबोट के बारे में चर्चा की जा रही थी। यस और नो? yes. और अभी बार-बार एआई के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। यस और नो सर? Intelligence. और दोस्त मैं आपको कहना चाहता हूं कि नौकरी आज के डेट में कंप्यूटर खाने वाला है। ये सारी समस्या हम सब लोग के बीच में लाइफ में अभी आने वाला है। इन तमाम चीजों के भीतर में दोस्त अगर हम बात करें कि पैसे कहां से कमाए जा सकते हैं तो दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि रोजगार के भीतर का एक ऐसा ज्वलंत एग्जाम्पल हम सब लोग के बीच में है जिसका नाम है सर। दोस्तों मैं यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा कि सर यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे जॉब नहीं चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे कोई बिजनेस बंद हो गया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सर कोई पैसा नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके ऊपर में कोई ना कोई संकट है। ये सब नो और इन तमाम चीजों में जो सबसे बेहतर कोई चीज है उसको सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से आज भारत जान रही है। यस सर। अब दोस्त अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर चर्चा करते हैं कि ये टाइम है आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का तो बहुत सारे साथी इसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं या बात को नहीं समझना चाहते। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के भीतर में काम करेगी। अगर इन टॉपिक पे बात करता हूं दोस्त तो जो टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का सन 2021-22 में 19,000 करोड़ का था उसका अनुमान केपीएमजी के रिपोर्ट के हिसाब से दोस्त सन 2025 में लगभग 65,000 करोड़ की अनुमान की जा रही है। यस और नो? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए पहले तो सर यहाँ गाइडलाइन बना स्टेट लेवल पे, फिर बना सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद बना दोस्तों आज के डेट में सर कानून के रूपरेखा पे सर हम सब लोग आ चुके हैं और सन 2021 में कानून बन गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। और आज एक बहुत अच्छा न्यूज आप सब लोग को बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। दोस्तों अगर हम आज के डेट का ये रिपोर्ट अगर देखें जो 22/8 सन 2023 का है तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि सर वर्ल्ड में आज बहुत सारी कंट्री है जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में काम कर रही है। और दोस्त एक नंबर पे आज अमेरिका काम कर रही है, लेकिन दोस्त भारत 11वां नंबर पोजीशन डायरेक्ट सेलिंग में पूरे विश्व में बनाने में अपने आप को भी ला पाया है। यस सर। और 11 को भी लकी होता है, ये कभी भी हो जाएगा। आया ना सर? दोस्तों हम सारे के सारे साथी को आज के डेट की बात समझने की जरूरत है। ये क्यों 11 से 1 पे जाएगा? क्योंकि सर अभी तक हम सब लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में काम कर रहे थे वो सारे के सारे लोग सर कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आके सीखे हैं। लेकिन अभी सर डायरेक्ट सेलिंग के स्पेशल एमबीए, बीबीए, पीजी, पीएचडी आज के डेट में लोगों को कराया जा रहा है सर। आज सर हमने इस इंडस्ट्री में 5 साल का वक्त लगाया और तब जाके सीखे। आप सोचिए इस इंडस्ट्री में जब कोई सीख के पढ़ के आएंगे तो सर आज इस आरसीएम को ज्वाइन करेंगे और 6 महीने बाद इस बिजनेस में सब टेक्निकल अचीवर बन के दिखा के चले जाएंगे। यस और नो सर? ये आने वाले समय का हमारा फ्यूचर और विजन है सर। तो ये डायरेक्ट सेलिंग भारत के भीतर में सबसे तेजी में चलेगा और जो केवल मात्र 19,000 करोड़ का टर्नओवर था वो 22 में सर 26,852 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री के भीतर में दोस्त हम लोगों ने किया डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड के भीतर में। अगर दोस्त मैं बात करूं आपके साथ में और भी नेक्स्ट कड़ी पे तो आज हम सब लोगों को समझने की जरूरत है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और मैं इसको अपने स्लाइड में बड़ी अहम भूमिका देता हूं। जब भी सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे गार्जियंस क्या बोलते हैं?
हमारा पड़ोसी, हमारा चाचा, हमारे रिश्तेदार, हमारे पति, हमारी पत्नी क्या बोलते हैं कि जो काम कर रहे हैं वही काम सही है। यस और नो? लेकिन दोस्त, विजनरी माइंडसेट को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा गौर से समझिए। दुनिया के सक्सेस लोग, क्या इनको पहचानते हैं हम लोग? यस, बिल गेट्स। कौन है सर? बिल गेट्स। हमारे चाचा से तो जरूर ज्ञानवान होंगे। दुनिया के ज्ञान। हमारे पड़ोसी से सर है यहाँ पे। तो इनका कहना है कि अगर हम अपने जीवन में सारे चीज को खो देते हैं, खत्म हो जाता है, और हम दोबारा से अगर चांस लेना चाहते हैं किसी चीज का, तो दोस्त हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को लाना पसंद करेंगे। दोस्त, इसके विजन को समझने की कोशिश करिए कि अगर विश्व का अमीर लोग का स्टेटमेंट है कि अगर मुझे दोबारा से अमीर बनने के लिए अगर कुछ करने की आवश्यकता होगी तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझूंगा, तो हम सब लोगों को जरूर आज डिसीजन लेना चाहिए कि अपने को नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करना है। ये सब तो अगर दूसरे एक साथी की बात अगर करते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बिजनेस का पूरा थीम और ट्रेनिंग बताया है, अगर इनका भी स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें तो इनका भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन बात कहना है कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपना नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। क्या करना है सर? नेटवर्क को बिल्ड करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम जोड़ने के लिए लोगों को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि हम कामयाब होने के लिए अपने जिंदगी में तैयार नहीं है। क्लियर सर? दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे की तरफ में बढ़ेंगे, हम देखेंगे किसी डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण कंपनी है, एक संस्था है, और इस संस्था का नाम है दोस्तों RCM। यस सर, जो डायरेक्ट सेलिंग के बैनर तले काम करती है। दोस्त, अगर इस संस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये संस्था नए भारत के निर्माण के ऊपर में कार्य कर रही है। क्या एक सिंपल सब्जेक्ट है या बड़ा सब्जेक्ट है? बड़ा सब्जेक्ट है। नए भारत का निर्माण बोल देना एकदम सिंपल शब्द है या बड़ा शब्द है? मैं कहूंगा RCM डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, लेकिन सर मैं कहता हूं कि RCM आज के कामयाबी का आंदोलन भी हो सकता है। यस सर, इसको आंदोलन के रूप में समझने की जरूरत है दोस्त। और दोस्त, अगर आप इसको आंदोलन के रूप में समझेंगे, नए भारत के निर्माण के रूप में समझेंगे, तो आपको समझना होगा इसके वो गीत के आधार पे जिसको लिखा गया है और इसका नाम कहा गया है प्राण गीत। सर, आज ये बड़े से मंच पे मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि नए भारत का निर्माण के लिए एक एक लाइन और एक एक शब्द अगर इस स्लाइड के आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि RCM कोई सिंपल सा चीज नहीं है, बल्कि RCM भारत बदलने वाली एक कंसेप्ट हम सब लोगों के हाथ में आई है। यस सर। और इसके रचयिता के बारे में अगर बात करते हैं, इसके संस्थापक के बारे में अगर बात करते हैं, तो इनके संस्थापक हैं रिस्पेक्टेड त्रिलोक चंद छाबड़ा। हो सकता है सर कि आज यहाँ बहुत सारे साथी इनको ना जानते हो, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में भारत के सबसे बड़े मंच पे, भारत के सबसे बड़े पदाधिकारी के द्वारा अगर किसी को सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा ना, तो वो और कोई नहीं, रिस्पेक्टेड त्रिलोक चंद छाबड़ा सर। हम सब लोग और वो घड़ी, वो मोमेंटम हम सब लोग के लिए सबसे बड़ा पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा हम सब लोग के बीच में सर वो सुनहरा पल होगा जिसको हम लोग सर अपने लाइफ के भीतर में गेन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये हम सब लोग 100-200 लोग करने वाले लोग का काम धंधा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे भारत में लाखों की तादाद में, पूरे इंडिया में लाखों की तादाद में आज के डेट में सर RCM किया जा रहा है, और ये लाखों की तादाद में सेवा दे रहे हैं हम प्रत्येक सेवा। और आज मैं भी सर आपके बीच में सेवा देने के लिए ही आपके बीच में आया हूं सर। दोस्तों, अगर हम RCM को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं, इस संस्था को अगर प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि RCM नए भारत का निर्माण जो करना चाहती है, इसका 3 तरीके का मुख्य पर्पस है। हो सकता है दोस्तों यहाँ RCM में ब्लड डोनेशन कैंप, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन, बहुत सारा सर इसका पर्पस है, लेकिन मुख्यतः आज के डेट में सर ये हमारा 3 तरीके का पर्पस है दोस्त। और आज भारत के प्रत्येक लोगों का 2 डिमांड है, और वो डिमांड है अच्छा खाना है और अच्छा रोजगार लेना है। ये सब सर, और इसका उपाय और इसका इलाज आरसीएम लेके आई है, और ये तीनों सब्जेक्ट के द्वारा दोस्त आज भारत के भीतर में अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो मैक्सिमम लोगों को आज कोई ना कोई बीमारी है। अगर हम यहाँ पे 250-300 लोग अगर बैठे हों और अगर अपने आप को चेक करने की कोशिश करें, तो दोस्तों हम सब लोगों को आज सुबह मॉर्निंग की शुरुआत करनी पड़ती है गैस का। थोड़ा हाँ या ना? नहीं हाँ या ना सर? हमारे को शुगर से कोई ना कोई टैबलेट से अपने जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम, और आज अगर वो हेल्थ प्रोटेक्शन के ऊपर में आरसीएम अगर काम करना चाहती है, तो मुझे लगता है भारत का सबसे बड़ा काम आज के डेट में हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। यह सब लोग दूसरा सर, आरसीएम में मिलता है स्वावलंबन, एक ऐसी कंसेप्ट जहां पे सर खुद को निरोग करके और लोगों को निरोगी के करा के एक ऐसा बिजनेस और व्यापार बना सकते हैं जहां से हम बहुत बड़ा अपने लाइफ के भीतर में गेन कर सकते हैं दोस्त। और तीसरी चीजें, भारत की अभी जनसंख्या का गूगल रिपोर्ट कि 49% लेडी, भारत में महिलाओं का जो जनसंख्या है उसमें 49% महिला आज के डेट में दोस्त बेरोजगार है, उनको हाउसवाइफ कहा जाता है। और आरसीएम इस बात के लिए कर्तव्यनिष्ठ है, प्रतिज्ञाबद्ध है कि वो भारत में महिलाओं को अपने पांव पे खड़ा करना चाहती है, और उसके बहुत सारे माध्यम आज के डेट में हैं, और बहुत सारी महिलाएं अपने अपने पांव पे खड़ा होकर दोस्त आज यहाँ 25,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। तो ये आरसीएम का आज के डेट में उद्देश्य और पर्पस है। लेकिन दोस्त, जब हम ये चर्चा आपके बीच कर रहे हैं, तो बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट सेलिंग तो सुना है, और डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आज के डेट में काम कर रही है, तो हम कैसे समझे कि आरसीएम सबसे बढ़िया कंपनी है? यस और नो? यस और नो? क्योंकि सर अगर आपके मन में संतोष और विश्वास ना हो, तो सर आपको कामयाब होना बड़ी